जय हिंद दोस्तों, विराट IAS एकेडमी के ऑनलाइन मंच पर आपका बहुत स्वागत है। और आज हम इंडिया चाइना रिलेशन को कवर करेंगे, जो हमारे GS सेकंड मेंस के लिए इम्पोर्टेंट होगा, इंटरनेशनल रिलेशंस वाले टॉपिक के लिए। ये हमारे PSI और ऑप्शनल के लिए भी बेहद इंपॉर्टेंट होगा, और ये हमारे SC के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट होगा, और इंटरव्यू के लिए भी ये बहुत इंपॉर्टेंट होगा। तो इंडिया चाइना रिलेशन को हम शुरू कर रहे हैं। आप चाइना का मैप देख लीजिए इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में, या इंडिया का मैप देख लीजिए चाइना के कॉन्टेक्स्ट में, और आप ये देखो कि चाइना जो है वो इंडिया की फॉरेन पॉलिसी का मेन चैलेंज रहा है। इंडिया के पॉलिसी मेकर्स के सामने हमेशा से एक दुविधा रही है कि चाइना को किस तरह से टैकल किया जाए, किस तरह से संभाला जाए चाइना को। अब तो दोनों देशों के जो रिलेशंस हैं वो बायलैटरल डायनामिक्स से कहीं आगे आ गए हैं। बायलैटरल डायनामिक्स मतलब द्विपक्षीय गतिशीलता से बहुत आगे आ गए हैं। मतलब इन दोनों देशों के जो मुद्दे हैं अब वो केवल इन दोनों देशों तक सीमित नहीं हैं। हमारे आस पड़ोस में चीन जिस तरह से अपना प्रभाव जमाने की कोशिश कर रहा है, हिंद महासागर में गतिविधियां देख लीजिए, और किस तरह चीन के खिलाफ एक ग्रुप बन रहा है जिसे क्वाड कहते हैं, क्वाड। और चाइना की वजह से ही दोस्तों भारत बहुत ज़्यादा नज़दीक चला गया है अमेरिका के। तो मतलब इंडिया चाइना के बीच के जो मुद्दे हैं वो अब केवल दो देशों के बीच के मुद्दे नहीं रह गए हैं, बल्कि उन मुद्दों का दायरा अब बहुत ज़्यादा एक्सपेंड हो गया है, काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया है। और वैसे एक बात और आप देख लो कि इंडिया और चाइना 2003 में स्ट्रैटेजिक पार्टनर भी बन गए थे। स्ट्रैटेजिक पार्टनर मतलब जिसमें दोनों का फ़ायदा हो, इन मामलों में दोनों देश नज़दीक आ गए थे। ये जो स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप है, ये जो रणनीतिक साझेदारी है, इसका उद्देश्य था कि दुनिया में जो यूनिलैटरलिज्म है, जो एक ही शक्ति है दुनिया में, यानी एक पक्षीयता, इसको चुनौती देना मकसद था। और 2003 में ये जो दोनों देश नज़दीक आए थे, उसके पीछे दोस्तों कई सारी कहानियाँ छिपी हुई हैं। 2003 में आप जानते हो कि अमेरिका ने अफ़गानिस्तान पर अटैक किया था 2001 में, और इराक में भी अमेरिका अपना हस्तक्षेप कर चुका था। तो इंडिया और चाइना इस तरह की चीज़ों के ख़िलाफ़ हमेशा से आवाज़ उठाते रहे हैं। इंडिया और चाइना पहले ये चाहते थे कि दुनिया मल्टीलेटरल होनी चाहिए, केवल दुनिया में शक्ति का एक ही केंद्र ना हो, केवल एक ही शक्ति ना हो, बल्कि वर्ल्ड मल्टीपोलर होना चाहिए। मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए कि केवल एक ही देश के पास सारी पावर हो और सारी दुनिया उसी एक देश के हिसाब से चलनी चाहिए। लेकिन अब तो आप देखो कि इस तरह की जो स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है उसको साइन हुए 21 साल बीत गए। 2003 की ये बात है, 21 साल बीत चुके हैं लगभग, और परिस्थितियाँ पूरी तरह से बदल चुकी हैं, और चाइना उभर गया है, चाइना का राइज हो गया है, बहुत आगे निकल गया चाइना। और अब आप देखो कि दुनिया में हालात ऐसे बदले हैं कि अमेरिका और इंडिया एक साथ आ गए। आप परिस्थितियों का दोस्तों कमाल देखिए, अमेरिका और इंडिया साथ इसलिए आए हैं ताकि चाइना को नियंत्रित किया जा सके, कंटेन किया जा सके। तो इन्हीं वजह से देखो ये दोस्तों कहा जाता है कि इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में ना तो कोई परमानेंट दोस्त होता है और ना ही कोई परमानेंट दुश्मन होता है। ये जो स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप हुई थी, ये जो रणनीतिक साझेदारी हुई थी 2003 में, इसका फोकस देखो ये भी था कि जो दुनिया के इंस्टीट्यूशंस हैं, जैसे WTO या इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, या क्लाइमेट चेंज की जो वार्ताएं हैं, जलवायु परिवर्तन की जो नेगोशिएशंस हैं, यानी ये जो मल्टीलेटरल इंस्टीट्यूशंस हैं, इनमें इंडिया और चाइना आपस में कोऑपरेट करें। क्योंकि एक बात आप देखो कि इन सारे प्लेटफॉर्म्स पर आप देखोगे कि ग्रुपिज़म बहुत है, ग्रुपबाजी बहुत ज़्यादा देखने को मिलती है। एक तरफ तो होते हैं दुनिया के डेवलप्ड कंट्रीज़, दुनिया के विकसित देश, दूसरी तरफ होते हैं दुनिया के डेवलपिंग कंट्रीज़, यानी दुनिया के विकासशील जो देश हैं। तो ये तय हुआ कि भारत और चाइना मिलकर इन गरीब देशों की, जो ग्लोबल साउथ है, डेवलपिंग देश हैं, उनकी आवाज़ उठाएंगे। अब आगे एक बात हम ये समझ लेंगे कि इंडिया और चाइना का जो रिलेशन है उसका फ़िलहाल का स्टेटस क्या है। आप एक बात देखिए कि प्रधानमंत्री मोदी ने एक विज़न दिया था कि भारत और चीन के जो रिलेशन है इन्हें इंच से लेकर माइल्स तक ले जाने की आवश्यकता है। अब हकीकत लेकिन ये है कि भारत और चाइना तो इसके करीब भी नहीं है। तो इस संदर्भ में अब देखो चाइना को टैकल करने के लिए भारत ने क्या पॉलिसी अपनाई, क्या अपनानी चाहिए, ये हमेशा से एक चुनौती भरी बात रही है कि चाइना को कैसे रोका जाए, चाइना को कैसे नियंत्रण में लाया जाए। तो अगर हम पॉलिटिकल साइंस ऑप्शनल के एंगल से देखें तो दोस्तों इसमें 3 विचारधाराएं हैं। पहली विचारधारा तो है आदर्शवादी विचारधारा, अर्थात आइडियलिस्ट।
आइडियलिस्ट स्कूल, आदर्शवादी विचारधारा। दूसरी विचारधारा है यथार्थवादी विचारधारा यानी रियलिस्ट स्कूल। और तीसरी विचारधारा है दोस्तों प्रैग्मेटिक स्कूल, व्यावहारिक विचारधारा, प्रैग्मेटिक स्कूल। तो इनमें सबसे पहले तो आदर्शवादी विचारधारा आइडियलिस्ट स्कूल है। देखो इसमें थिंकर्स आते हैं गुरुदेव रवींद्रनाथ टैगोर, इस आइडियलिस्ट स्कूल के प्रमुख थिंकर हैं, और पंडित जवाहरलाल नेहरू। ये दोनों चिंतक, टैगोर भी और नेहरू भी, ये एशियन सेंचुरी की बात करते हैं, एशिया की शताब्दी। यानी ये कहते हैं कि एशिया की शताब्दी होगी, मतलब जब 21वीं सदी होगी, जो 21st सेंचुरी होगी, वो एशियन सेंचुरी होगी। और एशिया की इस शताब्दी में जो अहम पिलर होंगे वो होंगे इंडिया और चाइना। दूसरा, ये जो रियलिस्ट स्कूल है, यथार्थवादी विचारधारा, इसके थिंकर्स आते हैं सरदार पटेल, इसके फॉलोअर हैं सरदार पटेल। सरदार पटेल ने देखो ये कहा था कि जो चीन है वो एक, चीन जो है इनरेंडेटिस्ट कंट्री है। इनरेंडेटिस्ट का दोस्तों मतलब है कि ऐसा देश जो लैंड ग्रैबिंग नेशन है, जो ज़मीन पर कब्जा करने वाला देश है। और चाइना का जो कल्चर है वो हमेशा से विस्तारवादी ही रहा है, हमेशा से एक्सपेंशनिस्ट ही रहा है। इसलिए इंडिया और चाइना के बीच जो भी डिफरेंसेस हैं, जो भी मतभेद हैं, उनको नज़रअंदाज नहीं किया जाना चाहिए और चाइना को तो हल्के में लेना ही नहीं चाहिए। ये बात कही थी सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। और ये जो रियलिस्ट विचारधारा है, ये जो यथार्थवादी विचारधारा है, ये बोलती है कि हिमालय इतना बड़ा नहीं है, हिमालय इतना बड़ा नहीं है कि वो दो एशिया के इन दो महारथियों को, इन एशियन जायंट्स को संभाल सके, एकोमोडेट कर सके। मतलब हिमालय संभाल नहीं सकता इन इतने बड़े दो देशों को, इतने दो विशाल देशों को। तो अगर हम इस रियलिस्ट पॉइंट ऑफ व्यू को देखें तो दोस्तों इसका मतलब ये निकलता है कि हमें हमेशा चाइना के साथ युद्ध के लिए, लड़ाई के लिए हमेशा तैयार रहना चाहिए। इंडिया चाइना के संदर्भ में तीसरी विचारधारा आती है प्रैग्मेटिक स्कूल की या व्यवहारवादी विचारधारा। और इसमें दोस्तों आते हैं दो थिंकर, एक इसमें आते हैं सी राजा मोहन, और दूसरे आते हैं इसमें श्याम सरन साहब। अब ये जो व्यवहारवादी या प्रैग्मेटिक विचारधारा है, ये मानती है कि जो चाइना है वो इंडिया के लिए एक चैलेंज भी है और एक अपॉर्चुनिटी भी है। यानी चीन एक चुनौती भी है और एक अवसर भी है। इसलिए इंडिया को एक ही टाइम पर दोनों तरह की पॉलिसी अपनाई जानी चाहिए भारत द्वारा। मतलब चीन को एक तरफ तो काबू में, नियंत्रण में करने की कोशिश करे और दूसरी तरफ भारत चीन के साथ बातचीत करने का भी प्रयास करे। इसके बाद हम एक और पॉलिसी की बात करेंगे, मतलब चीन के संदर्भ में भारत की पॉलिसी किस तरह की रही है। अगर पूरी की पूरी पॉलिसी का हम एनालिसिस करें तो देखो भारत की चीन के बारे में पॉलिसी कई सारे चरणों से गुजरी है, कई सारे चरण रहे हैं इस नीति के। तो जो पहला फेज था, जो प्रथम चरण था, जब पंडित नेहरू प्राइम मिनिस्टर थे तो भारत की विदेश नीति को नेहरू ने शेप किया। तो नेहरू ने चीन के बारे में दोस्तों जिस नीति को अपनाया उसे कहते हैं पॉलिसी ऑफ अपीसमेंट, यानी तुष्टीकरण की नीति, पॉलिसी ऑफ अपीसमेंट। देखो ऐसा नहीं था कि नेहरू को चाइना की एक्सपेंशनिस्ट पॉलिसी का, प्लान्स का पता नहीं था, लेकिन नेहरू ने सोचा कि अगर हम चीन को खुश कर लें तो हम बेहतर ढंग से अपने देश को चला सकते हैं और भारत अपने हितों को बचा ले जाएगा अगर चाइना को खुश रखेगा। इसलिए नेहरू ने चाइना से टकराने का रास्ता नहीं चुना, बल्कि चाइना को खुश करने का, अपीज़ करने का सोचा और यही रास्ता चुना। पंडित नेहरू को ये लगता था कि हमारी जो आर्मी है, जो हमारी जो डिफेंस फोर्सेस है और हमारी जो रक्षा करने की क्षमता है वो उतनी अच्छी नहीं है कि हम चीन का मुकाबला कर पाएँ, चीन से टक्कर ले पाएँ। कुछ एक्सपर्ट ये बोलते हैं कि देखो भारत जब आज़ाद हुआ था तो भारत ने दोस्तों ये तय किया था कि ना तो हम अमेरिका के साथ जाएंगे और ना हम यूएसएसआर के साथ जाएंगे। मतलब उस समय दुनिया में शक्ति के दो केंद्र थे, सत्ता के दो केंद्र थे, एक थी अमेरिका, दूसरी थी यूएसएसआर यानी सोवियत संघ। भारत ने कहा कि हम किसी के साथ नहीं जाएंगे बल्कि हम नॉन अलाइंड रहेंगे, यानी गुटनिरपेक्ष रहेंगे। तो कुछ एक्सपर्ट इसी संदर्भ में बोलते हैं कि भारत ने क्योंकि किसी भी ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया तो ये बड़ी गलती की भारत ने, और भारत ने ज्वाइन किया गुटनिरपेक्ष को, नॉन अलाइंड मूवमेंट को।
अगर इंडिया उस समय अमेरिका के साथ चला गया होता या रशिया के साथ चला गया होता तो दोस्तों 1962 में जो चाइना के साथ भारत की लड़ाई हुई तो ये दोनोों देशों में से कोई ना कोई भारत का साथ देने ज़रूर आता, लेकिन भारत ने तो क्योंकि नॉन अलाइंड मूवमेंट को ज्वाइन कर लिया था और हमें इसकी बड़ी कीमत चुकानी पड़ी। और सन 62 की लड़ाई में भारत बुरी तरह से हार गया था चाइना से। नेहरू ने सेना की ताकत के आधार पर बैलेंस करने की कोशिश नहीं की और नेहरू ने फोकस किया हिंदी चीनी भाई भाई। एक नारा चलता था नेहरू के दौर में, हिंदी चीनी भाई भाई। अगर भारत दुनिया की बड़ी ताकतों से अपने संबंध स्थापित करता यानी एक्सटर्नल बैलेंसिंग करता तो अमेरिका या रशिया की सहायता से चाइना को दोस्तों संभाला जा सकता था, नियंत्रित किया जा सकता था, लेकिन नेहरू ने ऐसी कोई कोशिश की ही नहीं और सन 62 की लड़ाई में भारत को ह्यूमिलिएटिंग डिफीट झेलनी पड़ी, बड़ी शर्मिंदगी भरी हार झेलनी पड़ी। एक लेखक हैं दोस्तों जिनका नाम है जॉन ग्रेवर। जॉन ग्रेवर साहब हैं, इन्होंने एक किताब लिखी जिस किताब का नाम है प्रोट्रैक्टेड कंटेस्ट। और इस बुक में जॉन ग्रेवर लिखते हैं कि शुरू में इंडिया ने चाइना की मदद की थी। शुरू में चीन को दुनिया का कोई भी देश मान्यता नहीं दे रहा था अमेरिका के दबाव की वजह से, लेकिन इंडिया ने दोस्तों चाइना को मान्यता दी थी, रिकॉग्निशन दी थी। और जो यूनाइटेड नेशन का जो सिक्योरिटी काउंसिल है, जो सुरक्षा परिषद है, वहाँ पर चीन आज अगर परमानेंट मेंबर बना बैठा है तो उसका समर्थन भी उस समय भारत नहीं किया था। मतलब इंडिया ने कहा था कि आप यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की जो परमानेंट सीट है वो चाइना को दे दीजिए। इस बात पर काफ़ी डिस्प्यूट भी रहता है। कुछ लोग कहते हैं कि इंडिया को ये सीट ऑफ़र की गई थी लेकिन इंडिया ने चाइना को कहा कि ये सीट आप रख लीजिए, लेकिन कुछ एक्सपर्ट्स कहते हैं कि ऐसा कुछ नहीं हुआ था। तो ये थोड़ा सा एक विवाद भरा एक मुद्दा है। हाँ, लेकिन एक बात ज़रूर है कि इंडिया ने चाइना की सिक्योरिटी काउंसिल में परमानेंट सीट हासिल करने में समर्थन ज़रूर किया था, सपोर्ट किया था। तो शुरुआत में पहले चरण में हमने काफ़ी मदद की थी और हमने तिब्बत को भी चीन का हिस्सा मान लिया था। तो नेहरू ने इन सब चीज़ों को ओवर एस्टिमेट किया। मतलब नेहरू को ये लगने लगा कि हमने चीन की इतनी ज़्यादा मदद की है तो चीन और भारत के बीच कभी लड़ाई नहीं होगी। तो जॉन ग्रेवर साहब अपनी इस बुक में यही लिखते हैं कि नेहरू ने देखो शुरुआती मदद को बहुत ज़्यादा, मतलब आकलन बहुत ज़्यादा कर लिया, कुछ ज़्यादा ही एस्टिमेट कर लिया उसको। पंडित नेहरू ये भूल गए कि दो पड़ोसी देशों के बीच जो संबंध होते हैं वो किस तरह से इमर्ज होते हैं, किस तरह से बनते बिगड़ते हैं, इस बात को भूल गए। और दोस्तों आपको याद होगा हमने पॉलिटिकल साइंस ऑप्शनल की क्लास में प्रीवियस लेक्चर्स में हमने कौटिल्य के, चाणक्य के बारे में कई बार हमने ये उनका थ्योरी पढ़ी कि कौटिल्य ने कहा था कि दो देशों की सीमा अगर आपस में मिलती है, अगर बॉर्डर आपस में मिलता है तो उन देशों के रिलेशन कभी भी एक जैसे नहीं हो सकते, स्टेबिलिटी नहीं आ सकती उनके रिलेशंस में। वो दोनों देश हमेशा एक दूसरे पर शक करते ही रहेंगे, हमेशा वो दोनों देश एक दूसरे को संदेह की निगाह से देखते रहेंगे। तो 1962 की हार हो गई और भारत का जो कद था, भारत का जो स्टेटस था डेवलपिंग दुनिया में, विकासशील देशों में, वो काफ़ी घट गया। दुनिया के इन विकासशील देशों को ये लगने लगा कि भैया भारत की अप्रोच तो ठीक नहीं है और चीन की अप्रोच बहुत बढ़िया है। तो ये हमने देख लिया कि किस तरह से इंडिया चाइना का बैकग्राउंड रहा और किस तरह चाइना की मदद की गई भारत द्वारा। और एक बात देखो कि जो इंडिया था पहला ऐसा नॉन कम्युनिस्ट देश था, यानी भारत, यानी जो कम्युनिस्ट देश थे, देखो उन्होंने तो मान्यता दे दी थी चाइना को, लेकिन भारत ऐसा पहला नॉन कम्युनिस्ट कंट्री था जिसने चाइना को मान्यता दी। अमेरिका उस समय चाइना के खिलाफ एक प्रस्ताव लेकर आया था। उस समय देखो जो नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया नाम के जो दो देश हैं, इन दोनों के बीच उस समय लड़ाई चल रही थी और उस लड़ाई में चाइना ने हस्तक्षेप किया था। तो अमेरिका एक ऐसा प्रस्ताव लेकर आया था जिसमें चाइना को एग्रेसर बताया गया, आक्रामक बताया गया, हमलावर बताया गया, लेकिन इंडिया ने इस प्रस्ताव का समर्थन नहीं किया था। तो एक तरह से आप मान सकते हो इनडायरेक्टली कि चाइना की भारत ने एक तरह से मदद ही की थी। तो इन सारी हेल्प की वजह से नेहरू को ये लगने लगा था कि हमने तो क्योंकि चाइना की इतनी ज़्यादा मदद कर रखी है तो लड़ाई तो हो ही नहीं सकती और चाइना और भारत हमेशा दोस्त बने रहेंगे। तो ये आइडियलिस्ट फॉरेन पॉलिसी थी, आदर्शवादी फॉरेन पॉलिसी थी।
तो फिलहाल की सिचुएशन की अगर हम आज के हालात की अगर बात करें, आज क्या सिचुएशन है, प्रेजेंट सिचुएशन क्या है, वर्तमान परिस्थितियाँ क्या हैं। तो दोस्तों क्या है प्रेजेंट सिचुएशन? देखो, भारत के अड़ोस पड़ोस में भारत का जो असर है, चाइना उसको ख़त्म करके अपना डोमिनेशन स्थापित करना चाहता है। पहली स्थिति तो ये है, यानी भारत का जो इन्फ्लुएंस है उसको ख़त्म करने पर लगा हुआ है चाइना। दूसरा, चाइना की एक स्ट्रैटेजी है जिसे 2 ओशन स्ट्रैटेजी कहते हैं, 2 महासागरीय रणनीति, 2 ओशन स्ट्रैटेजी। मतलब इंडिया को इंडियन ओशन में ही घेर लिया जाए, भारत को कंट्रोल कर लिया जाए इंडियन ओशन में, और जो वेस्टर्न पैसिफिक ओशन है, पश्चिमी प्रशांत महासागर, वहाँ भी भारत को कंट्रोल कर लिया जाए, भारत को नियंत्रित कर लिया जाए। इंडिया और चाइना के बीच देखो एक और सिचुएशन हम ये मान सकते हैं कि भारत और चाइना के बीच अभी बॉर्डर को लेकर जो कॉन्फ्लिक्ट हैं, जो झगड़े हैं, वो सुलझ नहीं पाए हैं, और चीन अभी चाहता भी नहीं कि जो बॉर्डर डिस्प्यूट हैं इनको रिजॉल्व किया जाए। बिल्कुल चाइना ऐसा नहीं चाहता कि बॉर्डर इश्यूज़ सुलझें। चाइना को ऐसा लगता है कि जब तक बॉर्डर के मुद्दे और झगड़े बने रहेंगे तब तक हम भारत को दबाव में लेकर रखेंगे, प्रेशर में रहेगा भारत हमारे, और हम भारत को आसानी से दबाव में लेते रहेंगे। अब देखो, पाकिस्तान का एक टेररिस्ट था मसूद अजहर, उसको लेकर एक डिस्प्यूट था, हालांकि वो तो डिस्प्यूट बहुत पहले सुलझ गया था। पहले चाइना बार बार ऐसे रोड़े अटकाता था, ऐसे कांटे बोता था रास्ते में, और मसूद अजहर को सुरक्षा परिषद में ब्लैक लिस्ट होने नहीं देता था। लेकिन ग्लोबल कम्युनिटी और इंडिया जो है उन्होंने मिलकर दबाव डाला, और चाइना ने इस मुद्दे से फिर अपने कदम पीछे खींच लिए, और अब सिक्योरिटी काउंसिल ने मसूद अजहर को काफ़ी पहले, अब तो एक वैश्विक आतंकी का दर्जा दे दिया है, पहले चीन की वजह से नहीं दिया जा रहा था। और प्रेजेंट इश्यूज़ की अगर बात करें तो देखो, इंडिया चाइना के बीच एक और इशू है न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप का, न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप NSG का। इस ग्रुप में इंडिया को मेंबरशिप चाहिए, लेकिन चाइना इंडिया को मेंबरशिप देने का विरोध करता है। इवन जो यूनाइटेड नेशन की सिक्योरिटी काउंसिल है, सुरक्षा परिषद, वहाँ भी इंडिया मेंबरशिप चाहता है, लेकिन दोस्तों चाइना इस बात का भी विरोध करता है। नेक्स्ट ये बात भी है कि जो व्यापार है भारत और चीन के बीच में, उसमें सरप्लस चीन के फेवर में है, और भारत को तो घाटा ही घाटा है, अरबों डॉलर का घाटा है भारत को। इंडिया ने बार बार चाइना से कहा भी है कि आप अपनी मार्केट को और ज़्यादा ओपन करो ताकि जो हमारी प्रोडक्ट्स हैं वो चाइना की मार्केट में पहुँचें, लेकिन चाइना ने इस दिशा में अभी तक कोई कदम नहीं उठाया है। इसके अलावा दोस्तों, चाइना ब्रह्मपुत्र नदी पर बहुत सारे डैम बना रहा है। अब आप बताओ, जब डैम बनाएगा तो ब्रह्मपुत्र नदी में तो पानी का लेवल कभी कम ज़्यादा रहता ही है, तो इससे तो भारत के उन इलाकों पर बहुत गलत असर पड़ेगा जहां से ब्रह्मपुत्र नदी गुजरेगी या गुजरती है। एक और बहुत संवेदनशील और सेंसिटिव मामला है, और वो है दोस्तों CPEC मतलब चीन पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर। ये पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर से होकर गुजर रहा है, जो पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर है वहाँ से गुजर रहा है, और पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर को भारत जम्मू कश्मीर का एक अहम हिस्सा मानता है। तो एक तरह से जो CPEC है वो भारत की संप्रभुता का, सॉवरेंटी का वायलेशन करता है, कि मतलब इंडिया से पूछे बिना चाइना ये जो CPEC बना रहा है, जो कॉरिडोर बना रहा है, ये गलत कर रहा है। और अगर मुद्दे आप देखो तो चाइना देखो अरुणाचल प्रदेश पर भी अपना दावा जताता है, और आज की डेट में चाइना जो एक इकोनॉमिक पावर है, जो आर्थिक महाशक्ति है, जैसे देखो चाइना की जो इकोनॉमिक पावर है वो उसका इस्तेमाल करता है अरुणाचल प्रदेश पर अपना दावा जताने के लिए। और चाइना जो एशिया डेवलपमेंट बैंक जैसे जो विकास बैंक है, जो पैसा देने वाले फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, जो अरुणाचल के विकास के लिए पैसा देना चाहते हैं, चीन उनको रोकता है ऐसा करने से। इवन चाइना और अमेरिका के बीच जो दोस्तों ट्रेड वॉर चल रहा है, इससे भी इकोनॉमिक फ्रंट पर कई सारे चैलेंजेस उभर गए हैं। तो दोस्तों ये सारा करंट स्टेटस है, ये सारी प्रेजेंट सिचुएशन है चाइना और इंडिया के बीच की। तो इस सिचुएशन को देखकर, समझकर हमने ये समझ लिया कि नेहरू ने शुरुआत में जो चाइना की मदद की थी उसको ओवर एस्टिमेट किया, कुछ ज़्यादा ही उम्मीदें लगा ली चाइना से, और 1962 में तो फिर वॉर ही हो गया, युद्ध ही हो गया। और आज भी दोनों देशों के बीच के जो रिलेशन हैं उनको देखो बहुत अच्छा तो नहीं कहा जा सकता, काफ़ी सारे इश्यूज़ को लेकर आज भी इंडिया और चाइना के बीच
डिफरेंसेस बने हुए हैं। तो हम सिस्टमेटिक ढंग से आगे बढ़ रहे हैं। तो ठीक है, फर्स्ट फेज़ हो गया। अब हम बात करेंगे सेकंड फेज़ की। देखो सेकंड फेज़ जो आता है दोस्तों, सेकंड फेज़ जो दूसरा चरण आता है, ये 1962 से लेकर 1990 तक, मतलब लड़ाई के बाद क्या हुआ। देखो 1962 से लेकर और 1990 के बीच में ये जो दौर था, इसे कहते हैं फेज़ ऑफ कोल्ड पीस, यानी शीत शांति, ठंडी शांति का चरण। इस चरण में, इस फेज़ में इंडिया चाइना के बीच में दोस्तों लड़ाई तो कोई नहीं हुई, शांति तो रही, लेकिन कोई बात ही बंद हो गई, बर्फ़ जम गई रिश्तों में, मतलब रिलेशन ठंडे बस्ते में चले गए। इंडिया की बहुत बुरी तरह से चाइना से हार हुई थी, तो इंडिया ने उसके बाद चाइना से अपने रिलेशन को बेहतर बनाने के लिए कोई झुकाव नहीं दिखाया, कोई रुझान नहीं दिखाया, कोई इंक्लाइनेशन नहीं दिखाया। फिर 1988 की अगर हम बात करें तो राजीव गांधी इस समय भारत के प्रधानमंत्री थे, और राजीव गांधी गए थे चाइना, और इस 1988 में जो राजीव गांधी ने दौरा किया, इससे दोनों देशों के रिश्तों में जमी हुई बर्फ़ पिघलनी शुरू हुई। मतलब अब आपस में इंडिया चाइना बातचीत करने लगे, बात शुरू हो गई। 1990-91 में फिर आप जानते हो कि इंडिया में LPG रिफॉर्म्स आए, आर्थिक सुधारों का दौर शुरू हुआ और भारत की इकोनॉमी बहुत तेज़ी से आगे बढ़ने लगी। और तब तक कोल्ड वॉर ख़त्म हो गया था, USSR के टुकड़े हो गए थे, कोल्ड वॉर समाप्त हो गया था। तो कोल्ड वॉर ख़त्म होने के बाद इंडिया और चाइना के बीच कॉम्प्लेक्स इंटरडिपेंडेंस क्रिएट हो गई थी। कॉम्प्लेक्स इंटरडिपेंडेंस मतलब जटिल आत्मनिर्भरता। अभी इसका मतलब भी हम समझेंगे। कॉम्प्लेक्स इंटरडिपेंडेंस, जटिल आत्मनिर्भरता, मतलब अगर दो देश किसी एक मुद्दे पर आमने सामने हैं, टकरा रहे हैं, किसी एक मुद्दे पर दो देशों के बीच में लड़ाई है, झगड़ा है, कोई विवाद है, तो कोई ना कोई दूसरी ऐसी बात भी तो होगी जिस पर दोनों देशों के बीच में कोऑपरेशन भी है। तो चाइना के और इंडिया के बीच में बॉर्डर का मुद्दा तो दोस्तों पहले से था, लेकिन दूसरी तरफ WTO का जो प्लेटफॉर्म है वो हो, या फिर IMF हो, या फिर इंडिया चाइना किसी और अंतर्राष्ट्रीय मंच पर हों, तो वहाँ मिलकर भी काम कर रहे थे, जैसे क्लाइमेट चेंज की नेगोशिएशंस हों। क्योंकि दोनों देश देखो आते तो डेवलपिंग देशों में ही है ना, विकासशील दुनिया में ही दोनों देशों को काउंट किया जाता है, और डेवलपिंग कंट्रीज़ के हितों के लिए दोनों हाथ से हाथ मिलाकर आगे बढ़ रहे थे ताकि डेवलप्ड दुनिया से लड़ सकें इनके हितों के लिए। तो कोल्ड वॉर के बाद दोस्तों इंडिया चाइना के बीच कॉम्प्लेक्स इंटरडिपेंडेंस क्रिएट हो गई है। और देखो जब ये कोल्ड वॉर ख़त्म हुआ तो एक सिचुएशन ये बदली कि कोल्ड वॉर के दौरान जो इंडिया चाइना के बीच जो संबंध थे वो बढ़िया नहीं थे। क्यों अच्छे नहीं थे रिलेशन? क्योंकि सन 1971 में इसलिए इंडिया और रशिया के बीच एक दोस्ती की ट्रीटी साइन हुई थी, फ्रेंडशिप ट्रीटी, मैत्री संधि साइन हुई, और रूस और भारत दोनों दोस्त बन गए। इंडिया से अच्छे रिलेशन तो पाकिस्तान अमेरिका के ज़्यादा नज़दीक था, यानी इंडिया के नज़दीक US से नहीं था। लेकिन जैसे ही कोल्ड वॉर ख़त्म हुआ तो रशिया तो टूट गया, रशिया के तो टुकड़े हो गए USSR के, लेकिन जो चाइना था वो अमेरिका का मेन दुश्मन बन गया, मेन विरोधी हो गया। ये बात है सन 2000 के आसपास की, और उस समय देखो अमेरिका को ये लगने लगा था कि चाइना को अगर कंटेन करना है, नियंत्रित करना है, अगर चाइना को उभरने से, राइज करने से रोकना है, तो भारत एक दोस्त हो सकता है। तो इंडिया और अमेरिका के रिलेशन बेहतर होने लगे। लेकिन इंडिया अमेरिका पर संदेह करता था, शक करता था। और 2001 में आप जानते हो जब वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर हमला हुआ तो अमेरिका ने इसके बाद अफ़गानिस्तान के ऊपर अटैक किया, हस्तक्षेप किया अफ़गानिस्तान के अंदर और हमला बोल दिया। और आपको जानते हो कि अमेरिका की सेनाएं 2001 में अफ़गानिस्तान चली गई, 2021 तक रही। तो जब अमेरिका ने अफ़गानिस्तान के ऊपर अटैक किया था तो अमेरिका ने एक बात ये साफ करती थी कि आतंकवाद के ख़िलाफ़ इस लड़ाई में पाकिस्तान हमारा मेन साथी होगा, ये बात बोल दी थी अमेरिका ने। तो इंडिया को लगने लगा कि अमेरिका पर भरोसा नहीं किया जा सकता, और इंडिया को ये महसूस हो गया कि चीन को पूरी तरह हम नज़रअंदाज भी नहीं कर सकते। तो इंडिया इस वजह से एक डावाडोल मतलब देश की तरह बिहेव करने लगा, डावाडोल राज्य बन गया, जिसे कहते हैं स्विंग स्टेट मतलब डोलता राज्य।
स्विंग स्टेट मतलब ये डावाडोल राज्य, मतलब ना तो इंडिया परमानेंट अमेरिका का दोस्त बना और ना ही इंडिया परमानेंट दोस्त बना चीन का। और अब देखो इसी संदर्भ में, इसी बैकग्राउंड में इंडिया और चाइना के बीच स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप साइन हुई थी 2003 में, जिसे हमने अभी कुछ देर पहले डिस्कस किया, रणनीतिक साझेदारी। होप यहाँ तक कि आपको बात क्लियर हो गई होगी। अब हम डिटेल से दोस्तों इस बात को समझेंगे कि कोल्ड वॉर के बाद या शीत युद्ध के बाद चाइना को लेकर इंडिया की पॉलिसी रही कैसी है। इंडिया की पॉलिसी आफ्टर द कोल्ड वॉर, इंडियन पॉलिसी आफ्टर कोल्ड वॉर। देखो 1992-93 में, 1992 और 93 में इंडिया ने लुक ईस्ट पॉलिसी शुरू की थी, पूरब की ओर देखो नीति। और बाद में आप जानते हो कि इसी नीति को बदलकर भारत ने नाम दे दिया था एक्ट ईस्ट पॉलिसी का। और दोस्तों इस लुक ईस्ट पॉलिसी का जो मेन उद्देश्य था वो था चाइना को कंटेन करना, कंट्रोल करना चाइना को, और ऐसे कंट्रीज़ को अपने साथ मिला लेना जो हमारी सोच के लोग हैं, जो लाइक माइंडेड कंट्रीज़ हैं, तो उनके साथ मिलकर काम करना और चाइना को कंटेन करना। जैसे लाइक माइंडेड कंट्रीज़ में आसियान के कई सारे देश हैं जो चाइना से परेशान थे, तो भारत को लगता था कि ऐसे देशों के साथ मिलकर चाइना का जो सो कॉल्ड, देखो चाइना कहता है ना कि मैं जो राइज कर रहा हूँ, मैं जो पावर बन रहा हूँ, ये मैं शांति के लिए बन रहा हूँ पावर, तो जो सो कॉल्ड पीसफुल राइज है चाइना का, हम उन देशों के साथ मिलकर इसको कंटेन कर सकते हैं। हालांकि देखो चीन का राइज और उभार कभी भी पीसफुल नहीं रहा। आप देख सकते हो कि किस तरह साउथ चाइना सी में, दक्षिणी चीन सागर में चीन बार बार आक्रामकता दिखाता है, एग्रेसिवनेस दिखाता है। इवन इंडियन ओशन में भी, हिंद महासागर में भी चाइना की एक्टिविटी लगातार बढ़ने वाली है, लगातार बढ़ती रहती है। तो चाइना का राइज तो दोस्तों किसी भी मायने में पीसफुल नहीं है। तो जो लाइक माइंडेड कंट्रीज़ हैं उनके साथ इंडिया मिलकर काम करना चाहता था कि ताकि चाइना को कंट्रोल किया जा सके, कंटेन किया जा सके। और इसी वजह से दोस्तों इंडिया ने 1992-93 में ये लुक ईस्ट पॉलिसी इसको अडॉप्ट किया और इसको अनाउंस किया। अगर हम इस लुक ईस्ट पॉलिसी के अलग अलग चरणों को डिस्कस करें तो देखो 3 प्राइम मिनिस्टर्स का दौर आता है लुक ईस्ट पॉलिसी में। लुक ईस्ट पॉलिसी में पहले प्रधानमंत्री थे पहले चरण में नरसिम्हा राव, फिर दूसरा नाम आता है इस नीति में अटल बिहारी वाजपेयी साहब का, और तीसरा नाम आता है वर्तमान प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी का। नरसिम्हा राव के दौर में दोस्तों लुक ईस्ट पॉलिसी अनाउंस की गई थी, लेकिन उस टाइम देखो हमने शुरू किया था साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज पर फोकस करना। जो दक्षिण पूर्व एशिया के देश थे ना, हमने इन पर फोकस करना शुरू किया, लेकिन ज़्यादा फोकस हमारा था इन देशों के साथ केवल व्यापार पर, केवल इकोनॉमिक एंगल पर। इसके बाद जब अटल बिहारी वाजपेयी साहब के प्रधानमंत्रित्व दौर का जो फेज़ आया, तब 2 डायमेंशन पर फोकस किया गया। यानी जो साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज़ हैं, जैसे म्यांमार है, लाओस है, एटसेट्रा, म्यांमार, इनके साथ तो पहले तो केवल इकोनॉमिक डायमेंशन व्यापार पर ही फोकस था, लेकिन वाजपेयी साहब के दौर में 2 डायमेंशन पर फोकस हुआ। एक थी डोमेस्टिक डायमेंशन यानी घरेलू एंगल, और दूसरी थी स्ट्रेटेजिक डायमेंशन यानी रणनीतिक डायमेंशन। डोमेस्टिक मतलब भारत का जो नॉर्थ ईस्ट का इलाका है, मणिपुर है, सिक्किम है, मेघालय है, मिजोरम है, इनके साथ कनेक्टिविटी को बढ़ावा दिया जाएगा। साउथ ईस्ट एशिया के देशों से यहाँ की कनेक्टिविटी, सड़कें वगैरह बेहतर बनाई जाएंगी। और स्ट्रेटेजिक डायमेंशन मतलब जब हम साउथ ईस्ट एशिया के साथ एंगेज करेंगे, उनके साथ अपने संबंध बेहतर बनाएंगे, तो हम केवल इकोनॉमिक्स पर फोकस नहीं करेंगे, बल्कि हम डिफेंस पार्टनरशिप को भी मजबूत करेंगे। हम सेना के दृष्टिकोण से भी, उस एंगल से भी देखेंगे। तो जब वाजपेयी साहब प्रधानमंत्री थे तो उस समय हमने साउथ ईस्ट एशिया के साथ साथ ईस्ट एशिया के देशों पर भी फोकस करना शुरू किया, जैसे जापान और साउथ कोरिया। तो वाजपेयी साहब फोकस कर रहे थे एक तरफ साउथ ईस्ट एशिया के देशों के साथ, लेकिन वाजपेयी जी के समय हमने इसके साथ साथ ईस्ट एशिया के देशों पर भी फोकस करना शुरू किया। और आप एक मज़ेदार बात देखो, जिससे ये पता लगता है कि किस तरह अमेरिकन एडमिनिस्ट्रेशन के लिए इंडिया एक स्विंग स्टेट बन गया था, अमेरिका के लिए भारत एक डोलता राज्य बन गया था। 1998 में आप जानते हो कि भारत ने अपना परमाणु विस्फोट किया, तो इंडिया ने एक पत्र लिखा था, एक लेटर लिखा था अमेरिका को,
और ये बताया था कि चीन हमारे लिए एक ख़तरा है, एक थ्रेट है, और हमने चाइना की वजह से ही ये परमाणु विस्फोट किए हैं। आप समझ रहे हो। लेकिन जब 2001 में अमेरिका ने अफ़गानिस्तान पर अटैक किया और पाकिस्तान और ज़्यादा करीब चला गया अमेरिका के, तो 5 साल के अंदर अंदर ही इंडिया और चाइना के बीच स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप साइन हो गई। तो आप ही बताओ कि ये स्विंग स्टेट का बिहेवियर है कि नहीं है, एक डोलते राज्य का बिहेवियर है कि नहीं है? तो डेफिनेटली दोस्तों ये स्विंग स्टेट का ही बिहेवियर है। इसके बाद क्या हुआ, 2014 में जब इंडिया आसियान समिट, भारत आसियान सम्मेलन म्यांमार में हुआ था 2014 में, तो भारत के विदेश मंत्री ने एक्ट ईस्ट पॉलिसी को अनाउंस किया। मैंने अभी पहले बताया था कि पहले लुक ईस्ट पॉलिसी आई थी प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव साहब के दौर में, और बाद में फिर इसका नाम क्या कर दिया 2014 में, एक्ट ईस्ट पॉलिसी। इंडिया के विदेश मंत्री ने कहा कि देखो भाई, ये जो हमारी एक्ट ईस्ट पॉलिसी है, इसमें हम ट्रिपल सी पर फोकस करेंगे। कौन सा सी? पहला सी है कल्चर, संस्कृति, दूसरा सी है कॉमर्स यानी व्यापार, और तीसरा सी है कनेक्टिविटी। और आपको याद होगा कि जब हमने इंडिया आसियान रिलेशन को डिस्कस किया था, तो उस समय सी राजा मोहन ने ये कहा था कि जो एक्ट ईस्ट पॉलिसी है, एक तो इसका दायरा बढ़ गया है। दायरा मतलब जब इंडिया एक्ट ईस्ट पॉलिसी में, मतलब अब इंडिया एक्ट ईस्ट पॉलिसी में मंगोलिया, पैसिफिक आइलैंड, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड जैसे देशों के साथ भी अपने संबंधों को बढ़ाने पर फोकस करने लगा है। और दूसरा, भारत ने बढ़ावा दिया एनर्जी को। एनर्जी मतलब, यहाँ एनर्जी का मतलब है कि भारत अब अपने ईस्टर्न रीजन को अब ज़्यादा वेटेज दे रहा है, ज़्यादा ऊर्जा भर रहा है भारत, यानी भारत ज़्यादा एनर्जेटिक ढंग से डील कर रहा है अब अपने ईस्टर्न सेक्टर के साथ। तो ये फ़र्क है लुक ईस्ट पॉलिसी में और एक्ट ईस्ट पॉलिसी में। और वैसे देखो, भारत ने कहीं नहीं बताया, गवर्नमेंट ने कहीं ऐसा कुछ आज तक नहीं बोला कि लुक ईस्ट पॉलिसी में और एक्ट ईस्ट पॉलिसी में डिफरेंस है क्या। लुक ईस्ट पॉलिसी मतलब जो 92-93 में लॉन्च हुई वो, और एक्ट ईस्ट पॉलिसी जो 2014 में लॉन्च हुई, गवर्नमेंट ने कहीं नहीं बताया कि इन दोनों पॉलिसीज़ में फ़र्क क्या है। बस केवल इतना बताया कि जो एक्ट ईस्ट पॉलिसी है ये केवल 3 सी पर फोकस करेगी, कल्चर, कॉमर्स और कनेक्टिविटी। लेकिन जो फॉरेन पॉलिसी के एक्सपर्ट्स हैं दोस्तों, जो विदेश नीति के विशेषज्ञ हैं, वो अपने आप खुद ही ये एनालाइज करने की कोशिश करते हैं कि पहले की पॉलिसी में और फिलहाल वाली पॉलिसी में क्या फ़र्क है। तो सी राजा मोहन ने जो डिफरेंस बताया, हमने उसको समझा। वैसे एक्ट ईस्ट पॉलिसी का देखो दूसरा फीचर ये भी है कि भारत अब मैरीटाइम डिप्लोमेसी पर ज़्यादा फोकस करने लगा है। मैरीटाइम डिप्लोमेसी मतलब समुद्री कूटनीति। और भारत ने अपना एक डॉक्यूमेंट भी जारी किया, न्यू मैरीटाइम डॉक्ट्रिन। इस डॉक्ट्रिन में भारत ने कुछ इस तरह के कदम लिए हैं कि भारत ने जो सिक्योरिटी प्रोवाइडर का रोल है उसको हासिल कर लिया है। अब हम तीसरे दौर की बात करेंगे। देखो, ये जो तीसरा दौर है ना, अब ऐसा कहते हैं कि भारत अब अपने झिझक से बाहर आ गया है। पहले भारत एक तरह से हेजिटेंट रहता था, झिझक में रहता था कि चाइना को कंट्रोल करने के लिए किसी दूसरे देश में शामिल ना हो जाए। लेकिन अब तो आपको पता है कि भारत क्वाड ग्रुप में भी है, और आप जानते हो कि क्वाड में 4 देश हैं। भारत ऑस्ट्रेलिया के साथ आ गया, दूसरा देश है जापान, तीसरा देश है यूएसए, और चौथा भारत खुद है। इन चारों ने क्वाड बनाया है। और दोस्तों, इस क्वाड ग्रुप का एक और नाम है सिक्योरिटी डायमंड, यानी क्वाड ग्रुप को सिक्योरिटी डायमंड भी कहा जाता है। तो अब इंडिया ने अपनी झिझक छोड़ दी है, अपनी रिलक्टेंस छोड़ दी है। भारत अब दूसरे देशों के साथ खुलकर एंगेज करता है चाइना के खिलाफ, चाइना को रोकने के लिए। तो इन सारे पॉइंट्स की सहायता से हम ये कह सकते हैं कि अब चाइना को इंडिया बैलेंस करने की कोशिश कर रहा है। एक्सटर्नल बैलेंसिंग भी, मतलब दुनिया के बाकी देशों के साथ भी भारत ने हाथ मिलाया, और इंटरनल बैलेंसिंग भी, यानी भारत अपने अंदर भी खुद को मजबूत बना रहा है, स्ट्रॉन्ग बना रहा है। और फॉरेन पॉलिसी के कुछ एक्सपर्ट्स जो हैं, उनका ये कहना है कि भारत के जो कदम हैं चाइना को बैलेंस करने के लिए, वो भारत के फेवर में जा रहे हैं। जैसे डोकलाम के मुद्दे पर भारत ने चाइना को मजबूर कर दिया स्टैंड बदलने के लिए।
और अगर फ्रांस और अमेरिका जैसे देश हमारा साथ उस समय ना देते तो शायद हम चाइना को मजबूर ना कर पाते पीछे हटने के लिए, और मसूद अजहर पर भी चीन अपना स्टैंड ना बदल पाता। और शायद देखो चाइना को भी कहीं ना कहीं ये डर लगता था कि अगर अमेरिका के बहुत नज़दीक भारत चला जाएगा या चला गया तो हमारे लिए नुकसान हो जाएगा। तो इसीलिए ऐसे डोकलाम विवाद सुलझा भी सका था भारत इस डोकलाम विवाद को। और चाइना ने देखो ऐसे संकेत भी दिए हैं कि जो CPEC है, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, जो सड़क बन रही है काशीगर से लेकर ग्वादर तक, तो चाइना ने ऐसे हिंट भी दिया है कि इंडिया की जो चिंताएं हैं, जो कंसर्न्स हैं, हम उनको निपटा सकते हैं, हम उनको समाप्त कर सकते हैं, एड्रेस कर सकते हैं। तो इन सारे बिंदुओं से ये बात प्रूव होती है, ये बात साबित होती है दोस्तों कि चाइना को बैलेंस करने की इंडिया की जो पॉलिसी है वो पॉलिसी कुछ हद तक, कुछ लिमिट तक सफल रही है, सक्सेसफुल रही है। एक और लेखक की बात करेंगे, इन्होंने जेफ स्मिथ ने किताब लिखी थी कोल्ड पीस, चाइना इंडिया राइवलरी। जेफ स्मिथ का कहना है कि जो चाइना इंडिया के बीच के जो बायलैटरल रिलेशंस हैं, इनको हम 5T की मदद से इनको हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। जैसे पहला T है टेरिटरी, दूसरा T है ताइवान, तीसरा है थर्ड पार्टी, चौथा T है थ्रेट परसेप्शन, और अगला T है ट्रेड, व्यापार। तो टेरिटरी, ताइवान, थर्ड पार्टी, थ्रेट परसेप्शन और ट्रेड, इन 5 T's की सहायता से हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं जेफ स्मिथ के अनुसार। एक और बुक है जगन्नाथ पंडा साहब की, जगन्नाथ पंडा साहब ने बुक लिखी है इंडिया चाइना रिलेशन, पॉलिटिक्स ऑफ रिसोर्सेज, आइडेंटिटी एंड ऑथोरिटी इन अ मल्टीपोलर वर्ल्ड ऑर्डर। आप चाहें तो मेरे साथ इसका नाम लिख सकते हैं, इंडिया चाइना रिलेशन, पॉलिटिकल रिसोर्सेज, आइडेंटिटी एंड अथॉरिटी इन ए मल्टीपोलर वर्ल्ड ऑर्डर। इस बुक में जगन्नाथ पंडा सर ये कहते हैं कि भारत और चीन का जो रिलेशन है वो मल्टी लेयर्ड पोलाइगोनल की तरह है, बहुस्तरीय एक बहुभुज की तरह है, जो ज्योमेट्री की तरह एक बहुस्तरीय बहुभुज होता है। मतलब इंडिया चाइना रिलेशन बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है, किसी एक थ्योरी की सहायता से इनको समझा नहीं जा सकता और समझाया जा सकता और ना ही इनको एक्सप्लेन किया जा सकता है। लेकिन देखिए, अगर हम स्कॉलर्स की बात माने, विद्वानों की बात माने, तो इंडिया और चाइना के बीच में जो सबसे बड़ा मुद्दा है दोस्तों वो है सिक्योरिटी डायलेमा का। सिक्योरिटी डायलेमा मतलब सुरक्षा की दुविधा का। क्यों है सिक्योरिटी डायलेमा? क्योंकि अभी तक देखो इंडिया चाइना के बीच में जो बॉर्डर इशू हैं सुलझ नहीं पाए हैं। और आपको याद होगा कि हमने प्रीवियस लेक्चर में सुरक्षा दुविधा या सिक्योरिटी डायलेमा के बारे में डिस्कस किया था कि मान लीजिए दो देश हैं, मान लीजिए इंडिया और चाइना हैं, अगर उनके बीच में बॉर्डर इशू ना सुलझे हों तो दोनों देशों को डर लगा रहता है। जैसे इंडिया को डर लगा रहता है कि जैसे 1962 में लड़ाई हो गई थी तो कहीं एक बार फिर से चीन हमारे ऊपर अटैक ना कर दे। तो ऐसे में इंडिया क्या करता है कि उस डर की वजह से हथियारों को इकट्ठा करना शुरू कर देता है, ताकि अगर फिर से चाइना के साथ लड़ाई हो गई तो फिर से भारत की हार ना हो। और जब इंडिया हथियार इकट्ठा करेगा तो चाइना को ये डर लगा कि अरे भाई ये देखो तो कि भारत हमारे ऊपर अटैक ना कर दे, तो चाइना भी फिर हथियार इकट्ठा करना शुरू कर देगा। तो इससे इंडिया को और ज़्यादा डर लगने लगेगा कि चाइना तो अपनी मिलिट्री की पावर को और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बना रहा है, तो चाइना पक्का हम पर अटैक करेगा। तो भारत ये सोचकर भारत अपनी मिलिट्री पावर को बहुत ज़्यादा मजबूत बनाना शुरू करता है। तो ये जो चक्र है, ये जो स्पाइरल है, ये चक्र चलता जाता है। मतलब भारत के मन में चाइना का डर और चाइना के मन में इंडिया का डर, और दोस्तों इसी को कहते हैं सिक्योरिटी डायलेमा या सुरक्षा की दुविधा। तो इंडिया और चाइना के बीच में जो बॉर्डर इश्यूज़ के डिस्प्यूट हैं, जो बॉर्डर के मुद्दे हैं, उनकी वजह से दोनों के बीच में सिक्योरिटी जो डायलेमा बन गया है, दोनों देशों को एक दूसरे का जो डर सताता है वो है डर। हालांकि अब तो देखो चाइना की पावर बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, तो ऐसा तो देखो हम बिल्कुल नहीं कह सकते कि चाइना को हमसे बहुत डर है, लेकिन फिर भी हाँ, भारत की पावर इतनी कम भी नहीं है कि चीन पूरी तरह से भारत को इग्नोर कर देगा, नज़रअंदाज कर देगा, ऐसा भी नहीं है। नेक्स्ट, तो देखो दोस्तों, हम इन दोनों देशों के संबंधों का जो बॉर्डर डिस्प्यूट है उसका हम डिस्कशन करेंगे। इस बारे में देखो रविंद्रनाथ टैगोर के कोट से बात हम शुरू करते हैं। रविंद्रनाथ टैगोर ने एक बात कही थी, टैगोर ने एक बात कही थी कि भारत और चीन को
अपने सदियों पुराना जो इतिहास है, जो पास्ट है, उसकी तरफ देखें, ना कि रीसेंट पास्ट की तरफ, यानी 60-70 साल का जो इनका भूतकाल है उसकी तरफ ना देखें। देखो, सदियों पहले दोनों सभ्यताएं एक साथ मिलकर रही थी, मिलकर रहती रहीं सदियों पहले। इंडिया चाइना के बीच के जो मुद्दे हैं ये तो मुश्किल से 70-72 साल पुराने हैं, रिसेंटली हैं। उससे पहले तो सदियों तक दोनों देश दोस्तों एक साथ मिलकर रहते आए हैं। तो टैगोर के अनुसार हमें उस पास्ट को याद रखना चाहिए और दोनों देशों का बॉर्डर ऐसा होना चाहिए जो ट्रांजिशनल जोन बनकर इमर्ज हो। मतलब ऐसा जोन, ऐसा क्षेत्र जहाँ पर दो सभ्यताएं आपस में एक दूसरे की संस्कृति का आदान प्रदान करें, ना कि दुश्मनी का एक ग्राउंड बने, दुश्मनी का एक हॉटबेड ना बने, बल्कि दोनों देश एक दूसरे की संस्कृति, सभ्यता के साथ तालमेल बनाएं, ऐसा होना चाहिए। तो रवींद्रनाथ टैगोर के इस स्टेटमेंट का इस्तेमाल हम अपने आंसर राइटिंग में ज़रूर करेंगे दोस्तों। अब देखो, इंडिया चाइना के बीच का यहाँ पर मेरे साथ आप स्क्रीन पर ये बॉर्डर देख लो। आप देखो कि यहाँ ये सियाचिन ग्लेशियर है और ये अक्साई चीन है। यहाँ आप देखिए कि ये अक्साई चीन का एरिया है। तो भारत चीन का जो बॉर्डर है इसको 3 सेक्टर में हम डिवाइड कर सकते हैं और जो टोटल डिस्टेंस है भारत चीन के बीच बॉर्डर की वो 3488 किलोमीटर है। और 3 सेक्टर जिसमें डिवाइड करेंगे वो है वेस्टर्न सेक्टर जो अक्साई चीन से शुरू होता है, इधर ये मैकमोहन लाइन है, ईस्टर्न सेक्टर है। तो हम 3 सेक्टर में इंडिया चाइना के बॉर्डर को विभाजित करते हैं। और चाइना के साथ जो भारत का बॉर्डर मिलता है वो जम्मू कश्मीर, हिमाचल, अरुणाचल, सिक्किम और उत्तराखंड के साथ बॉर्डर मिलता है। इंडिया चाइना के बीच जो बॉर्डर लाइन है दोस्तों उसका नाम है मैकमोहन लाइन। और हमारे देश में जो ITBP है ये सुरक्षा करती है इंडिया चाइना बॉर्डर की। और देखो, बड़ी मज़ेदार बात यह है कि 1950 से पहले भारत और चीन के बीच कोई बॉर्डर नहीं था, बीच में तिब्बत हुआ करता था और तिब्बत एक ऑटोनोमस रीजन था, एक स्वायत्त क्षेत्र था। तो भारत और चीन के बीच तिब्बत दोस्तों एक बफर का काम करता था, सीधा कोई बॉर्डर नहीं था, बीच में तिब्बत नाम का एक ऑटोनोमस क्षेत्र था। भारत का बॉर्डर तिब्बत के साथ था, ना कि चाइना के साथ। लेकिन सन 1950 में चाइना ने क्या किया कि तिब्बत को हड़प लिया। अब देखो, तिब्बत शामिल हो गया चाइना के अंदर, तो इसका मतलब हमारा बॉर्डर अब चाइना से मिलने लगा। तो इंडिया चाइना के बीच जो बॉर्डर इमर्ज हुआ वो 1950 के बाद इमर्ज हुआ। और इसके बाद तो देखो क्या हुआ कि 1954 से चाइना जो है वो भारत की कई सारी टेरिटरी को अपना बताकर दावा करने लगा। चाइना ने ये कहना शुरू कर दिया कि अक्साई चीन हमारा है। यहाँ देख लीजिए, इसको ये अपना बताता है। चाइना उत्तराखंड के कुछ इलाकों पर भी अपना दावा करने लगा, पूरे के पूरे इस अरुणाचल प्रदेश को अपना हिस्सा बताने लगा। तो इंडिया चाइना बॉर्डर को मेनली हम 3 सेक्टर्स में डिवाइड इस तरह से कर सकते हैं, वेस्टर्न सेक्टर, सेंट्रल सेक्टर या मिडिल सेक्टर और दोस्तों ईस्टर्न सेक्टर। लेकिन आज के समय में तो इस अक्साई चीन पर चाइना का कब्जा है। 1962 की लड़ाई में इस पर कब्जा कर लिया था। उससे पहले चाइना ने यहाँ पर रोड बना ली थी, जिस रोड का भारत ने विरोध किया था। और भारत चीन के बॉर्डर पर फिर छोटे मोटी झड़पें हुई दोनों देशों की सेनाओं के बीच में, और छोटे मोटे ये जो क्लैशेस थे ये 1962 में बदल गए एक बड़े युद्ध में। भारत फिर इस युद्ध को हार गया था क्योंकि चाइना के पास लोकेशन का स्ट्रेटेजिक एडवांटेज था। चीन की फौजें शानदार लोकेशन पर थी। तो फिर से वेस्टर्न सेक्टर की तरफ लौटते हैं। हम ये डिस्कस कर रहे थे कि 1865 में जॉनसन लाइन ड्रॉ की गई थी और इस लाइन के हिसाब से जो अक्साई चीन है उसका एरिया जम्मू कश्मीर में आता था। और उस समय चाइना का जो शिनजियांग रीजन है इसको चाइना कंट्रोल नहीं करता था। शिनजियांग रीजन को चाइना कंट्रोल नहीं करता था। शिनजियांग जो रीजन है आज वहाँ पर बहुत ज़्यादा इनस्टेबिलिटी रहती है। वहाँ पर उइगुर नाम के मुस्लिम्स रहते हैं और जो उइगुर मुसलमान हैं वो एक अलग देश की मांग करते रहे हैं। तो ये जो शिनजियांग रीजन है दोस्तों 1865 में ये चाइना के पास नहीं था। लेकिन 1890 आते आते दोस्तों चाइना ने शिनजियांग रीजन पर अपना कब्जा कर लिया और फिर चाइना अक्साई चीन पर अपना दावा जताने लगा। तो उस समय 1890 में एक लाइन खींची गई थी दोनों के बीच में, जिसे मैककॉर्टनी मैकडोनल्ड लाइन कहते हैं।
मैककार्टनी मैकडोनाल्ड लाइन। देखो यूपीएससी में इतना ज़्यादा तो नहीं पूछा जाएगा, लेकिन आपको थोड़ा सा एक ब्रॉड लेवल का कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए कि भारत और चाइना के बीच में झगड़े की शुरुआत हुई कहाँ से। अदरवाइज़ देखो यूपीएससी ये तो कभी नहीं पूछेगी कि बॉर्डर का इतिहास क्या है, तो बिल्कुल नहीं। बस आपको एक मोटे तौर पर एक बड़ी तस्वीर ये समझ में आ जाएगी कि भारत और चाइना के बीच में बॉर्डर के झगड़े हैं किस तरह से। तो 1865 की दोस्तों इस जॉनसन लाइन के मुताबिक अक्साई चीन जम्मू कश्मीर का हिस्सा था। उसके बाद फिर उस समय शिनजियांग रीजन पर चाइना का कब्जा नहीं था, लेकिन 1890 में इस शिनजियांग रीजन पर चाइना का कब्जा स्थापित हो गया और एक लाइन खींची गई जिसे मैककार्टनी मैकडोनाल्ड लाइन कहते हैं। और चाइना के प्रपोजल के बाद इस लाइन को ब्रिटिश सरकार ने मान लिया, और क्योंकि उस समय भारत पर ब्रिटेन का कब्जा था। लेकिन देखो चाइनीज सरकार का कोई रेस्पॉन्स नहीं आया। ब्रिटिश सरकार ने तो मान लिया, लेकिन ब्रिटिश गवर्नमेंट का ने तो मान लिया, लेकिन चाइना की तरफ से कोई रेस्पॉन्स नहीं आया। अब जब चाइना की तरफ से कोई रेस्पॉन्स नहीं आया तो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने सोचा कि इस लाइन के ऊपर चाइना की हाँ है। देखो कई बार पे जानते हो कि खामोशी का मतलब हाँ होता है, तो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने भी सोचा कि चलो भाई ये कुछ कह नहीं रहे तो इसका मतलब इनकी हाँ है, यानी मैककार्टनी मैकडोनाल्ड लाइन पर ब्रिटिश गवर्नमेंट की हाँ है। ऐसा चाइनीज़ गवर्नमेंट की हाँ है ऐसा सोचा ब्रिटिश गवर्नमेंट ने, एज्यूम कर लिया कि भैया जो अक्साई चीन रीजन है ये जम्मू कश्मीर का ही हिस्सा है। लेकिन 1947 में इंडिया आज़ाद हुआ और भारत अपनी ऑफिशियल बाउंड्री का मानता है इस जॉनसन लाइन को, और ये भी मानता है कि इस जॉनसन लाइन के मुताबिक ये जो अक्साई चीन है ये भारत का है। समझ गए आप? जॉनसन लाइन के मुताबिक ये जो अक्साई चीन है ये भारत का है। लेकिन जैसा हमने डिस्कस किया कि 1957 के आसपास चाइना ने यहाँ पर सड़कें बना ली। भारत ने जब इसका विरोध किया तो इंडिया चाइना के बीच झड़प हुई और ये झड़प एक बड़े युद्ध की शक्ल में बदल गई। 1962 में फिर लड़ाई हो गई और इसके बाद से ये अक्साई चीन जो है ये चीन ने इस पर कब्जा कर लिया, तो तब से अब तक ये चाइना के कब्जे में ही चला रहा है। अब हम बात करेंगे दोस्तों ईस्टर्न सेक्टर की। ईस्टर्न सेक्टर देखो, यहाँ ईस्टर्न सेक्टर में भारत और चाइना के बीच एक लंबा बॉर्डर है। तो जो ईस्टर्न सेक्टर है तो यहाँ लगभग 1150। तो देखो यहाँ की क्या कहानी है, शिमला समझौता हुआ दोनों देशों के बीच में, तो तिब्बत और इंडिया के बीच बॉर्डर डिफाइन हुआ। और हमने पहले डिस्कस किया कि उस समय इंडिया का बॉर्डर तिब्बत के साथ मिलता था, चाइना के साथ नहीं मिलता था। तिब्बत एक तरह से बफर स्टेट का काम करता था, लेकिन बाद में तिब्बत को चाइना ने हड़प लिया। तो 1913-14 में जो शिमला समझौता हुआ तो ब्रिटिश सरकार ने और चाइना ने इन्होंने हिस्सा लिया, तिब्बत ने भी हिस्सा लिया, तीनों ने हिस्सा लिया। तो ये तय हो गया कि अरुणाचल इंडिया का रहेगा और इस लाइन को नाम दिया गया मैकमोहन लाइन का। लेकिन जब देश आज़ाद हुआ तो चाइना ने इस मैकमोहन लाइन को मानने से मना कर दिया। चाइना ने कहा कि शिमला एकॉर्ड तो ब्रिटिश सरकार ने साइन किया था और ब्रिटिश गवर्नमेंट एक उपनिवेशी ताकत थी, एक इंपीरियलिस्ट पावर थी, और हम इस उपनिवेशी ताकत के द्वारा साइन किए गए समझौते को नहीं मानेंगे। और चाइना इस तरह से इस पूरे अरुणाचल पर अपना हक दबाता है, और ख़ास तौर से त्वांग पर, जो त्वांग रीजन है, चाइना बोलता है कि जो त्वांग है ये तिब्बत का हिस्सा है। और देखो दोस्तों, हैरानी की बात यह है कि जिस मैकमोहन लाइन को बॉर्डर के लिए चीन इग्नोर करता है, जबकि दूसरी ओर म्यांमार के साथ बॉर्डर डिफाइन करने में चाइना इसी मैकमोहन लाइन को मानता है। तो इससे चाइना का जो हिपोक्रेसी है, जो पाखंडवाद है, वो उजागर होता है, वो पता लगता है। जब 1962 में लड़ाई हुई तो उस समय चाइना ने इस ईस्टर्न सेक्टर पर भी काफ़ी जगह पर कब्जा कर लिया, लेकिन बाद में फिर ये एरिया भारत को लौटा दिया। तो अब क्यों लौटाया कि पहले कब्जा किया फिर लौटा दिया, तो ये बात क्लियर नहीं है। हालांकि अभी इंडिया चाइना के बीच वहाँ वही पुरानी कंडीशन आ गई है जो लड़ाई से पहले थी, यानी अरुणाचल भारत के कब्जे में है। देखो 1962 की लड़ाई में जो वेस्टर्न सेक्टर है ना, यहाँ पर जो अक्साई चीन का एरिया है इस पर चाइना ने कब्जा कर लिया था, इस अक्साई चीन पर। यहाँ देखिए, इसे नहीं लौटाया चाइना ने। तो हम डिस्कस कर रहे हैं बॉर्डर के मैनेजमेंट के बारे में। तो हमने इंडिया चाइना बॉर्डर के इस इशू को समझा और हमने इसको डिटेल से डिस्कस किया। तो डिटेल से हम इसको डिस्कस कर रहे हैं। आप दोस्तों मेरे साथ साथ नोट्स भी बनाते रहिए इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को। अब हम ये जानेंगे इंडिया चाइना बॉर्डर पर और दूसरे मुद्दे कौन कौन से हैं। देखो अगला इशू है सीपेक का, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, आर्थिक गलियारा। देखो चाइना का एक प्रोजेक्ट है BRI,
बॉर्डर एंड रोड इनिशिएटिव। ये सीपेक उस इनिशिएटिव का, BRI स्कीम का एक ब्रांच है, एक हिस्सा है BRI का। और देखो भारत की चिंता ये है, भारत का कंसर्न ये है कि जो सीपेक है, आप मेरे साथ ये मैप देख लीजिए सीपेक का। भारत की चिंता ये है कि ये POK जो कश्मीर, भारत का कश्मीर पाकिस्तान ने कब्जाया हुआ है, वहाँ से गुजर रहा है। तो भारत की परमिशन के बिना सीपेक गुजरता है POK से, तो ये भारत की संप्रभुता का वायलेशन है। और देखो चाइना की चिंता ये भी है, वैसे देखो जो चाइना के ऑयल शिप्स हैं वो मिडिल ईस्ट से आते हैं इधर से, और मलक्का स्ट्रेट से होकर गुजरते हैं। चाइना के जितने भी ऑयल के शिप्स हैं, यानी चाइना की जितनी भी एनर्जी सिक्योरिटी है, वो ईरान, इराक, सऊदी अरब से आएंगे तो यहाँ श्रीलंका के नीचे से होते हुए यहाँ मलक्का स्ट्रेट से होकर आएंगे। तो चीन को चिंता सताती है कि जो मलक्का जल संधि है ये बहुत ही छोटी है, ये 40 से 50 किलोमीटर चौड़ाई की स्ट्रेट है। अगर इसको चौक कर दिया जाए, इसको बंद कर दिया जाए, तो चाइना की तो पूरी एनर्जी सिक्योरिटी खतरे में आ जाएगी। चाइना की एनर्जी सिक्योरिटी पर ही खतरा मंडराने लगेगा। तो चाइना को लगता है कि चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर अगर हम बना लेंगे तो अपनी एनर्जी नीड को चाइना पूरा कर लेगा। यानी ये जो ग्वादर बंदरगाह पाकिस्तान में है, यहाँ पर ऑयल शिप्स लाएगा, माल लाएगा, और टैंकर ट्रक्स के थ्रू, इस सीपेक के थ्रू चाइना के अंदर ले जाएगा। जो मलक्का जल संधि है नज़रअंदाज कर देगा चाइना, भले ही कल को मलक्का स्ट्रेट को कोई चौक कर दे। तो इसीलिए जो सीपेक है वो चाइना के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। भारत की चिंता ये भी है कि भविष्य में चाइना के द्वारा अपनी फोर्सेस को, अपनी फ़ौजों को मोबिलाइज करने के लिए इस सीपेक का इस्तेमाल किया जा सकता है। तो इस तरह से एक डिस्प्यूट इस सीपेक को लेकर भी है। नेक्स्ट, इंडिया चाइना के बीच जो इशू है वो वाटर डिस्प्यूट भी है। देखो जो ब्रह्मपुत्र नदी है भारत और चाइना के बीच में दोस्तों, उसे कहते हैं सांगपो। ब्रह्मपुत्र को सांगपो नदी कहते हैं। और इस पर, ब्रह्मपुत्र नदी पर चाइना ने कई सारे डैम बना रखे हैं। चाइना में इसे कहते हैं सांगपो। और चिंता यह है कि बरसात में इसका लेवल बहुत बढ़ जाता है, जिससे बहुत ज़्यादा बाढ़ भी आ सकती है। अब देखो ये तो चाइना पर डिपेंड करेगा ना कि उसने अपने इलाके में डैम बनाया है, तो अब उसकी मर्ज़ी चलेगी ना कि वो कितना पानी छोड़े। तो ये तो बड़ी चिंता की बात है भारत के लिए। एक और रिवर है मेकोंग रिवर, जो चीन से साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज़ में जाती है, दक्षिण पूर्वी एशियाई के देशों में जाती है, जैसे म्यांमार में, थाईलैंड में। तो इस मेकोंग रिवर पर चाइना ने काफ़ी सारे डैम बना लिए, और इससे मेकोंग रिवर का जो पानी का लेवल है वो बहुत इफ़ेक्ट हुआ है। अब यही काम चाइना सांगपो रिवर या ब्रह्मपुत्र नदी के साथ कर सकता है। यही इंडिया के लिए चिंता का कारण है। वैसे भारत और चाइना के बीच एक समझौता भी साइन हो रखा है। चाइना की साइड की जो सांगपो है, यानी जो ब्रह्मपुत्र है, उसमें चाइना इंडिया के साथ डेटा शेयर करता है पानी से रिलेटेड। तो अगर इंडिया को डेटा पहले से मिल जाता है तो इंडिया तैयारी करके रखता है कि ब्रह्मपुत्र में फ्लड आ सकता है या नहीं आ सकता। लेकिन 2017 में देखो, जब डोकलाम का विवाद हुआ था, तो उसके बाद उस समय चाइना ने डेटा शेयर नहीं किया था और उसी समय इंडिया में बाढ़ आ गई थी। लेकिन 2018 में चाइना ने मानसून सीजन में हमारे साथ इस एग्रीमेंट के मुताबिक डेटा शेयर किया। तो ये बात हमने दोस्तों कर ली वाटर डिस्प्यूट की। इंडिया चाइना बॉर्डर मैनेजमेंट में कुछ और मुद्दों की अगर हम दोस्तों बात करें तो देखो, चाइना से इलेक्ट्रॉनिक सामानों की और कंज्यूमर गुड्स की बहुत बड़ी स्मगलिंग होती है। भारत चाइना जो बॉर्डर है वहाँ पर चीन ने बेहतरीन इंफ्रा डेवलप कर लिया है, क्योंकि चाइना की पैसे से दोनों जेबें भरी हैं। इतनी अच्छी सड़कें, रेलवे लाइंस या हवाई पट्टियाँ चाइना ने बना ली है कि आसानी से, बहुत ही ईजीली चाइना अपनी सेनाओं को आसानी से मोबिलाइज कर सकता है, पहुँचा सकता है। लेकिन अभी इंडिया ने अपनी साइड पर इंफ्रा उतना अच्छा डेवलप नहीं किया, और अगर फोर्सेस को जल्दी से मोबिलाइज करने की ज़रूरत आन पड़ी तो भारत को परेशानी का सामना करना पड़ेगा चीन की कंपैरिजन में या चीन की अपेक्षाकृत। हालांकि अब इंडिया भी अपने इस चाइना के साथ बॉर्डर पर इंफ्रा डेवलप कर रहा है, लेकिन अभी काफ़ी समय लगेगा इसको करने में हमें। तो ये हमने बॉर्डर इशूज़ की बात कर ली। अब हम बात करेंगे दोस्तों बॉर्डर टॉक्स की, मतलब उन प्रयासों के बारे में जो दोनों देशों के बीच हुए हैं। देखो 1962 की लड़ाई के बाद दोनों देशों के बीच संबंध बहुत ज़्यादा ख़राब हो गए थे।
उसके बाद कई सालों तक दोनों देशों के बीच रिश्तों में बर्फ़ जमी रही। सन 76 में ये रिश्तों में आई बर्फ़ पिघली और 1981 में एक हाई लेवल बॉर्डर टॉक्स की शुरुआत हुई। लेकिन 1986-87 में इंडिया चाइना की सेनाएं फिर आमने सामने आ गई, यानी रिलेशन फिर ख़राब हो गए। तो जो बॉर्डर रिलेटेड बातचीत शुरू हुई थी वो फिर टूट गई। लेकिन 1988 में तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी चीन की यात्रा पर गए, रिश्ते फिर से बेहतर हुए और बॉर्डर प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए एक जॉइंट वर्किंग ग्रुप इस्टेब्लिश किया गया। जॉइंट वर्किंग ग्रुप 1993 में एक समझौता हुआ जो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट था। इस समझौते के बाद आज तक दोस्तों इंडिया चाइना बॉर्डर पर एक भी गोली नहीं चली है। इस समझौते का नाम है एग्रीमेंट ऑन द मेंटेनेंस ऑफ पीस एंड ट्रैंक्विलिटी। हालांकि देखो इंडिया चाइना के बीच बॉर्डर डिस्प्यूट है, लेकिन जिस तरह से इंडिया पाकिस्तान बॉर्डर पर गोली चलती रहती है ऐसा इंडिया चाइना बॉर्डर पर नहीं होता। पिछले काफ़ी सालों से एक भी गोली नहीं चली। और एक ख़ास बात और जो शायद आपको पता भी होगी कि पाकिस्तान और इंडिया के बीच में बॉर्डर पर डिस्प्यूट है तो वहाँ पर एक टेम्परेरी लाइन है जिसे LOC कहते हैं। और इंडिया चाइना बॉर्डर पर विवाद है तो यहाँ की जो टेम्परेरी लाइन है उसको कहते हैं LAC, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। तो समझ गए क्या डिफरेंस है LOC के बीच और LAC के बीच। 1993 में दोस्तों एक एक्सपर्ट ग्रुप भी बना था ताकि ये जो जॉइंट वर्किंग ग्रुप है इसकी मदद किया जा सके। इस एक्सपर्ट ग्रुप का नाम था जो ये बना था, आप लिख लो, एक्सपर्ट ग्रुप ऑन डिप्लोमेटिक एंड मिलिट्री, एक्सपर्ट ग्रुप ऑन डिप्लोमेटिक एंड मिलिट्री ऑफिसर्स। इसके बाद 1996 में एक और समझौता हुआ, एग्रीमेंट हुआ 1996 में जिसे कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स का एक एग्रीमेंट कहते हैं, ये साइन हुआ। इस एग्रीमेंट का, इस समझौते का मकसद ये था कि जो LAC है इसके आसपास जो मिलिट्री के ऑफिसर्स हैं उनके बीच में एक कॉन्फिडेंस हो ताकि LAC पर कोई झगड़ा ना हो, कोई क्लैश ना हो। फिर 2003 में 2 स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव नियुक्त किए गए, एक भारत की तरफ से और एक चाइना की तरफ से, ताकि बॉर्डर डिस्प्यूट का पॉलिटिकल सॉल्यूशन निकाला जा सके। 2009 तक इन दोनों स्पेशल प्रतिनिधियों के बीच में 17 राउंड की बातचीत हुई, लेकिन लगता तो दोस्तों यही है कि जो 2 स्पेशल प्रतिनिधि हैं बॉर्डर डिस्प्यूट को सुलझाने के लिए बने थे ये आगे बढ़ नहीं सके हैं। मतलब बातचीत एक पॉइंट पर आकर रुक गई है। और कुछ टाइम पहले हमारे जो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र हैं अजीत डोवाल साहब, इनको बॉर्डर टॉक्स करने के लिए अपॉइंट किया गया था और इनको एक दूत बनाकर एक एनवॉय बनाया गया था, लेकिन इसका भी कोई ख़ास फ़ायदा अभी तक नहीं हुआ है। तो इस तरह से देखो दोस्तों, हमने इंडिया चाइना डिस्प्यूट को, बॉर्डर डिस्प्यूट को बहुत ज़्यादा डिटेल में एक कॉम्प्रहेंसिव वे में हमने समझा, सारे डायमेंशंस को हमने कवर करने की कोशिश की। आप इस लेक्चर को दोस्तों बार बार देखना, समय निकालकर धीरज के साथ देखना। अगर आप UPSC और स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशंस में आने वाले क्वेश्चंस के साथ आप जस्टिस करना चाहते हो ना, न्याय करना चाहते हो और अच्छे मार्क्स फेच करना चाहते हो, रैंक हासिल करना चाहते हो, तो आपको अपने कंटेंट में गहराई रखनी पड़ेगी। बिना कंटेंट में गहराई रखे और बिना अपने डायमेंशंस में डाइवर्सिटी रखे आप मार्क्स अच्छे फेच नहीं कर सकते और उस सपने को हासिल नहीं कर सकते जो आप देख रहे हो। तो आप नोट्स बनाइए इसका और इस नोट्स को बार बार पढ़िए, दोहराइए, और जब भी एग्ज़ाम में इंडिया चाइना रिलेशन आए, हमेशा ये तो इम्पोर्टेंट ही रहेगा, ये मुद्दा हमेशा रेलेवेंट रहेगा। आप इस नोट्स की सहायता से अपना आंसर लिखिएगा तो बहुत आपको फ़ायदा मिलेगा। तो आज के लेक्चर में बस इतना ही दोस्तों, थैंक यू वेरी मच।